हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो क्लास 12th के लिए, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, पहले मैं अपने इस लेक्चर को प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट कर देता हूं। उससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमने कैसे कैलकुलेट किया था थोड़ा सा बता देता हूं कि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है। ठीक है, हमें पता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। फिर हमने देखा कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो वहां पर आया था सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस या फिर ई डॉट एस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई सरफेस एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वो छोटे से सरफेस एरिया में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। सरफेस इंटीग्रल बात हो गई थी। आज हम पढ़ने वाले गॉस थ्योरम। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ गॉस थ्योरम, हम लोग गॉस थ्योरम में क्या पढ़ने वाले हैं। फिर से बता देता हूँ, गॉस थ्योरम में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकालेंगे। अब आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पहले पढ़ लिया, फिर गॉस थ्योरम में क्यों इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाओगे। इसमें थोड़ा हम आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाएंगे। क्लियर है। तो गॉस थ्योरम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, गॉस थ्योरम में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने वाले हैं। ठीक है, यानी वो भी फॉर्मूला ठीक था, वो गलत नहीं था इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, जो आप लोगों को याद है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डेल्टा एस या डी एस, वो गलत नहीं है। बट हम एक और ऑल्टरनेट देखेंगे, गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जा सकता है। तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आ गई कि हम गॉस थ्योरम में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, दिस थ्योरम गिव्स अ रिलेशनशिप, दिस थ्योरम गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। यानी कि पहला पॉइंट इन्होंने बोल दिया कि दिस थ्योरम गिव अ रिलेशनशिप। तो ये थ्योरम आपको एक रिलेशनशिप देगी बिटवीन एनी क्लोज सरफेस एंड द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। यानी कोई एक सरफेस है, उसके अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। आगे, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। गॉस थ्योरम कहती है कि जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, वो 1/ε0 टाइम्स होगा द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। यानी कि जो क्लोज्ड सरफेस है उसमें जितना भी नेट चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यानी कि हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि फाई इक्वल्स टू होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। क्लियर है। यानी कि जो भी चार्ज इनक्लोज्ड है, जो भी चार्ज है उस क्लोज्ड सरफेस में, उसका 1/ε0 टाइम्स किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा। काफी सिंपल भाषा में गॉस थ्योरम ने बता दिया है। ठीक है, और इससे कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफी आसान होता है। तो आपको पहले मोटा मोटा समझ आ गया गॉस थ्योरम ने क्या बोला, कि गॉस थ्योरम ने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अब मैथमेटिकली देखते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैसे मैंने बता दिया फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। आगे देखते हैं, देखो क्यू ई यानी फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, तो वही लिखा हुआ ना 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू, 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। तो 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 1 क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब आप कहोगे बीच में क्यों लिख दिया ये चीज, भाई बीच में इसलिए लिख दिया कि ये भी तो एक तरीका था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। यानी अब सीधी सी बात आ गई कि आप अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हो फाई ई, यानी कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हो, तो आपके पास दो रास्ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के। या तो सरफेस इंटीग्रल कर लो ई डॉट डी एस का, ये भी तो भाई अभी भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो ये गलत थोड़ी ना हो गया। लेकिन गॉस थ्योरम ने एक और ऑल्टरनेट बता दिया कि जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा किससे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस से, उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। बिल्कुल क्लियर है ना भाई, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स तो एक तरीका है ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, तीनों में इक्वल है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो इससे निकाल दो, चाहो तो इससे निकाल लो, निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही, निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही। बिल्कुल बात क्लियर है। अब बात आ जाती है कि सर थोड़ा सा प्रूफ करके दिखा दो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई
वो इक्वल होगा क्यू अपन एप्सिलॉन टाइम्स के, क्योंकि ये तो क्लियर है ई डॉट डी एस कि छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई छोटे छोटे एरिया, उनका सरफेस इंटीग्रल कर दो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आया। लेकिन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैसे आया? कभी कभी इस बात को ऐसे ही बोलते हैं कि गॉस थ्योरम को प्रूफ करके दिखा दो, ठीक है। तो गॉस थ्योरम का प्रूफ या डेरिवेशन कह लो, अब हम देखने वाले हैं। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? यानी हम प्रूफ करेंगे कि फाई ई हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होगा, या ये प्रूफ करेंगे कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स इक्वल होता है ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल। यानी ई डॉट डी एस का जब सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्यू अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स मिलेगा। इस बात को प्रूफ करना है। ओके, क्रिस्टल क्लियर है? स्टार्ट करें, ठीक है। ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी प्रूव द गॉस थ्योरम फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू। हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। यहां पे बोला है इन्होंने आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू, यानी इन्होंने एक चार्ज लिया अकेला, ऐसा नहीं है कि पेयर वगैरह नहीं लिया, एक चार्ज लिया है वो भी पॉजिटिव, ठीक है भाई। ये रहा पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है। कहां पर है? सेंटर पर है। किसके अंदर? एक स्फीयर के अंदर, ठीक है। सरफेस एरिया है किसका? स्फीयर का। किसका सरफेस एरिया? एक स्फीयर का। तो पहले ध्यान से समझना, ये एक स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया है, उसके सेंटर में प्लस क्यू चार्ज है। कोई दिक्कत? फिर से थोड़ा सा इमेजिन कर देता हूं। मान लो ये कोई फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर में किसी ने चार्ज को रख दिया, वो भी प्लस क्यू चार्ज को। अब इस फुटबॉल के अंदर प्लस क्यू चार्ज है, हमें निकालना है कि उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सपोज द सरफेस एरिया एस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड ऑन द क्यू, देन द सरफेस एरिया इज अ गॉसियन सरफेस। यानी मान लो जो ये एरिया की बात कर रहे हैं वो कैसा है? स्फीयर है, जिसका रेडियस आर है, जिसके सेंटर पर क्यू रखा है। सरफेस एरिया या गॉसियन सरफेस, वो एक गॉसियन सरफेस है। गॉस लॉ लगा रहे हैं इसलिए वहां पे उस सरफेस को गॉसियन सरफेस नाम बोल दिया। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि गॉसियन सरफेस क्या है। फिलहाल नॉर्मल बात करो, एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया है, जिसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है, जिसका रेडियस आर है। हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़े, डायग्राम समझ में आ गया? प्लस क्यू चार्ज है। अब देखो डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और डीएस मतलब छोटा एरिया चाहिए, तो मैंने छोटा सा एरिया निकाल लिया डीएस। क्या निकाल लिया? छोटा सा एरिया डीएस। कोई दिक्कत? क्योंकि देखो छोटे छोटे एरिया है डीएस, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई? छोटे छोटे एरिया डीएस, ठीक है। क्योंकि पूरे एक साथ तो ले नहीं सकता, इसलिए मैंने छोटे छोटे एरिया डीएस ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। ध्यान से समझना, किसी भी सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उसके रेडियस के अलोंग, क्योंकि भैया पॉजिटिव से ही तो निकलता है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये वाला। अब एक बात बताओ कि किसी भी सरफेस पे उसके एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर। तो एरिया भी किधर होगा? इधर। यानी ई वेक्टर भी इधर। यानी ये समझो ना, ये बॉल है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और एरिया वेक्टर भी ऊपर, क्योंकि खुद बताओ ना, एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर किसी पॉइंट का। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? जहां एक टेंजेंट आएगी, टेंजेंट का परपेंडिकुलर जाएगा नहीं जाएगा? तो कहने का मतलब है कि इस वाले पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों का डायरेक्शन क्या है मेरे भाई? सेम है। यानी ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0 है। ओके, कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ू? नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, पहले पूरा अच्छे से डायग्राम देख लो, ठीक है। हो गया नोट डाउन? आगे बढ़ता हूं। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस। फिर से ना देता हूं। देखो सरफेस एरिया ये था, सेंटर क्यू था, ठीक है। छोटा सा एरिया लिया जिसका नाम दिया डीएस। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है और यहां का एरिया रेड से दिखा देता हूं। देखो इसका एरिया भी इसी लाइन पर परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है। अब पूछोगे क्यों इधर है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, वरना तो मैंने अभी समझा दिया कि क्यों परपेंडिकुलर। खुद बताओ ना, किसी भी सरफेस पे मान लो यहाँ परपेंडिकुलर बनाना है तो किधर बनेगा? यहाँ बनेगा। अगर इधर परपेंडिकुलर बनाना है तो कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। यहाँ परपेंडिकुलर बनाना है तो कहाँ बनेगा? यहाँ। इधर परपेंडिकुलर बनाना है तो यहाँ। तो किसी भी जगह का परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा, नहीं होगा। अब किसी भी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के पैरेलल हो गए, यानी कि एंगल 0 हो गया। क्लियर बात है, ठीक है। अब हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो सकती है? वो उसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। भाई यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों को याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होता है? किसी भी चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस, ठीक है भाई।
आपको क्या पता चल गया? इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। यहां तक कोई डाउट किसी को? ओके, आगे बढ़ता हूं। दिस फील्ड पॉइंट रेडियली आउटवर्ड एट ऑल पॉइंट ऑन एस, ऑल्सो एनी एरिया एलिमेंट पॉइंट रेडियली आउटवर्ड, सो इट्स पैरेलल टू ई, दैट इज थीटा जीरो। कहने का मतलब ये है कि आपने अभी भी डायग्राम में क्या देखा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और आपका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? जीरो। तो क्या मैं कह सकता हूं थीटा जीरो होगा? क्या मैं कह सकता हूं इस बात को? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था ना भाई, फिर से बता दे रहा हूं एक बार और। देखो, हमने जब इसमें देखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा एरिया दोनों क्या होना चाहिए? एक ही डायरेक्शन में होने। तो क्या बोलते थे हम यहाँ पर? हमारा एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना है? जीरो। ठीक है। और अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो निकल जाता था ऊपर, जैसे कि एरिया तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ऊपर, तो थीटा कितना था? जीरो। तभी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लिया था भाई? हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट लिया था, क्योंकि हम चाहते हैं कि एरिया के अलोंग वाला ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाए। अब चूंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही एरिया के अलोंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ई इंटू ए कर दो, बहुत अच्छी बात। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा स्मॉल एरिया डीएस में? जो स्मॉल एरिया डीएस है यानी कि ये वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई मल्टीप्लाई बाई डीएस। और तो ई डीएस क्या होता है? ई डीएस कॉस थीटा। ई डीएस कॉस थीटा होता नहीं होता फॉर्मूला? किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? ई डीएस कॉस थीटा। अब थीटा क्या था? एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। तो कॉस जीरो, अब याद होगा कि नहीं है? कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? कॉस जीरो होता है 1। तो क्या मैं कॉस जीरो की जगह 1 लगा सकता हूं? तो ई इंटू डी एस इंटू 1, ई इंटू डी एस इंटू 1 कितना आ जाएगा? ई डी एस। हाँ कि ना? बिल्कुल क्लियर है ना? ई डी एस कॉस थीटा। चाहो तो कैसे भी सोच लो, या तो कहो कि अगर दोनों के बीच में एंगल जीरो है तो फॉर्मूला होता है ई डी एस। अब तुम कहो नहीं हम तो फॉर्मूला लगाएंगे ई डी एस कॉस थीटा, तो ई डी एस कॉस थीटा लगा दो ये वाला, लेकिन थीटा क्या लोगे यहाँ पे? जीरो। तो थीटा जीरो लोगे तो अपने आप कॉस जीरो बन जाएगा 1, आ गया ई डी एस। क्लियर है? यानी कि इस छोटे से एरिया डी एस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी तो वैल्यू है 1/4πε0 Q/r², और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है ई इंटू डी एस। यानी उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई उस जगह का छोटा सा एरिया यानी कि डी एस। बिल्कुल क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। अब देखते हैं क्या होता है आगे। देखो, टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया, अभी हमने क्या पढ़ा? फाई ई इक्वल्स टू क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई। यानी जो आपका ये एरिया है, छोटा सा एरिया है डीएस, इसका क्या कर दो? सरफेस इंटीग्रल कर दो। क्या कर दो? सरफेस इंटीग्रल। अब एक बात बताओ, यहाँ पे डी जो अपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, डी फाई ई, टोटल फ्लक्स जो छोटा छोटा टोटल फ्लक्स है, यहाँ पर डी फाई, यहाँ पर डी फाई, यहाँ पर डी फाई, यहाँ पर डी फाई, छोटा छोटा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उनको क्या कर दो? सरफेस इंटीग्रल कर दो। ठीक है, डी फाई ई को। तो हमें क्या मिलेगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, क्योंकि भाई यहाँ से चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या निकलेगा? कांस्टेंट। तो ई ले लिया इन्होंने बाहर, अंदर कौन बचा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। यानी ई बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। अब छोटा सा एरिया है, उसके पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन करना है। अब सोचो, इसको प्लस इसको प्लस इसको ऐड करते जाओ, सरफेस इंटीग्रेशन करना है, पूरे सरफेस को ऐड कर दो। तो जब पूरे सरफेस के छोटे 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 पार्ट को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई? पूरा का पूरा स्फीयर मिल जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं इस बात को कि एरिया ऑफ स्फीयर ही आने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मतलब छोटे छोटे पार्ट को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा भाई? टोटल एरिया मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो टोटल एरिया क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यानी क्या मैं कह सकता हूं? ई मल्टीप्लाई सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस को ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? ई एज इट इज आ गया, डीएस का सरफेस इंटीग्रल टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यानी कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल एरिया ऑफ स्फीयर से तो मुझे पता चल जाएगा टोटल फ्लक्स। हाँ कि ना? क्लियर है? सॉल्व करते हैं। ई कितना है? 1/4πε0 Q/r²। अभी भी लिखा था भाई, लिखा नहीं लिखा था? ई की वैल्यू कितनी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 1/4πε0 Q/r² होता है कि नहीं होता? तो 1/4πε0 Q/r² डॉट टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये आपको मैथ में बहुत अच्छे से याद होगा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4πr²। मल्टीप्लाई करो, r² से r² गया, 4π से 4π गया, बचा कितना? Q/ε0। यानी कि जो ये होता है हमारा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वो यही होता है।
बिल्कुल क्लियर है, नोट करना हो नोट डाउन कर लो। तो क्या मैं यहां से ये बात कह सकता हूं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स, इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स। तो यानी यहां पे प्रूव हो गया क्या, गॉस थ्योरम, कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds को आप Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हो, प्रूव किया है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये हो गया आपका गॉस थ्योरम का प्रूफ। आई थिंक, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया हो ना, बिंदास बोलो, फिर से नई वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो बिल्कुल बोलने का। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स और अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।